ऊंची उड़ान में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार को समझते हैं। आज की ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। हाँ, तो हमारे सामने कुछ बेहद विस्तृत स्रोत हैं। इनमें कुछ बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स और एक पूरा 3D माइंड मैप शामिल है। हमारा मकसद सिर्फ रटी रटाई सूचियों को पढ़ना नहीं है, बल्कि बिहार के भूगोल, प्रशासन और लोकतंत्र की उस विशाल मशीनरी को समझना है जो करोड़ों लोगों का जीवन चलाती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और ये विरोधाभास ही तो इस पूरे विषय को इतना रोमांचक बनाते हैं। मतलब जब कोई इन आंकड़ों को पहली बार देखता है तो वह सिर्फ पन्नों पर छपे कुछ बेजान नंबर लगते हैं, जैसे बस याद करने वाली कोई लिस्ट हो। हाँ, जो कि बहुत बोरिंग हो सकता है। एकदम सही। लेकिन अगर इन नंबरों के पीछे के विज्ञान, ऐतिहासिक फैसलों और प्रशासनिक मजबूरियों को गहराई से समझ लिया जाए तो ये आंकड़े एक जीती जागती कहानी बन जाते हैं। परीक्षाओं में सवाल बनाने वाले भी इसी बात का फायदा उठाते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वे रटने वालों और सच में विषय को समझने वालों के बीच फर्क करने के लिए बहुत ही चतुराई से कुछ ट्रैप पॉइंट्स यानी जाल बिछाते हैं। आज हम उन्हीं जालों को काटते हुए इस पूरे अल्टीमेट ब्लूप्रिंट की गहराई में जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी जड़ा की कहानी उसके जन्म और उसकी जमीन की बनावट से ही तय होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आधुनिक बिहार का जन्म 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। उस समय इसे विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नई पहचान दी गई थी। हाँ, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इतने सीधे से ऐतिहासिक तथ्य में भी भारी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। और वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इतिहास के पन्नों में विभाजन कई बार हुए हैं। 1912 वो साल है जब आधुनिक बिहार ने अपनी स्वतंत्र भौगोलिक और प्रशासनिक पहचान बनाई। इसे हम लेयर 1 या बेसिक जानकारी कह सकते हैं। यह इसका जन्म था। राइट। लेकिन परीक्षाओं में विकल्पों के रूप में 1936 और 2000 भी अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं और यही लोग फंसते हैं। तो ये बाद के बदलाव थे। बिल्कुल, ये दोनों राज्य के बाद के विभाजन या अंग भंग थे, न कि मूल स्थापना। जो लोग केवल विभाजन शब्द याद रखते हैं वे 1936 या 2000 पर टिक लगा देते हैं। लेकिन अगर मूल स्थापना की बात हो तो 1912 ही वो नींव है जिस पर आज का राज्य खड़ा है। ये बहुत ही बारीक लेकिन अहम अंतर है। मतलब असली जन्म 1912 ही है। अब अगर हम इस नींव के आकार और विस्तार पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफी बड़ा है। हाँ, ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है और राष्ट्रीय स्तर पर यह 12वें स्थान पर आता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो इसका ज्यामितीय आकार है। वो रेक्टेंगुलर वाला पॉइंट। हाँ, आसमान से देखने पर यह आयताकार या रेक्टेंगुलर है। मुझे ये समझना है कि जब नक्शे पर सीमाएं इतनी टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित होती हैं तो परीक्षा में अक्सर वर्गाकार, मेरा मतलब है स्क्वायर या त्रिभुजाकार जैसी विकल्प देकर कंफ्यूज क्यों किया जाता है? क्या ये कोई दृष्टिभ्रम है? इसे एक रणनीतिक दृष्टिभ्रम कहा जा सकता है। देखिए, नदियां और पहाड़ियां कभी सीधी रेखा में तो चलती नहीं है ना? हाँ, वो तो अपनी मर्जी से बहती हैं। बिल्कुल, इसलिए सीमाएं हमेशा अनियमित होती हैं। लेकिन अगर कोई राज्य के सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को छूते हुए 4 सीधी रेखाएं खींचें तो जो बॉक्स बनता है वो स्पष्ट रूप से एक आयत होता है। अच्छा, तो वो आउटर बाउंड्री की बात कर रहे हैं। एकदम सही। परीक्षा सेट करने वाले स्क्वायर या ट्रायंगल वाले विकल्प इसलिए डालते हैं ताकि ये परखा जा सके कि क्या उम्मीदवार ने नक्शे को केवल सरसरी निगाह से देखा है या सच में उसके ओवरऑल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर का विश्लेषण किया है। और इस आयताकार ढांचे की लंबाई चौड़ाई को याद रखने का जो तरीका हमारे स्रोत में दिया गया है वो तो किसी जादू से कम नहीं है। हाँ, वो मेमोरी ट्रिक्स बहुत शानदार है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है और इसे याद रखने के लिए बस 4-8 तरी बोलना है। वहीं उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 345 किलोमीटर है, जिसे याद रखने की ट्रिक है लगातार आने वाली संख्याएं यानी 3, 4, 5। ये इंसानी दिमाग की उस खूबी को दर्शाता है जो पैटर्न को तुरंत पकड़ लेती है। सच में दिमाग को पैटर्न बहुत पसंद है। बिल्कुल, मानव मस्तिष्क को रैंडम नंबर याद रखने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन 3, 4, 5 जैसी क्रमिक संख्याएं एक स्वाभाविक लय में दिमाग में बैठ जाती हैं। और पता है,
इस तरह की मेमोरी ट्रिक्स केवल रटने का शॉर्टकट नहीं है। तो फिर क्या है? ये परीक्षा के उस भारी दबाव वाले माहौल में जहां टाइम कम होता है और स्ट्रेस ज्यादा, वहां याददाश्त को वापस लाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1912 में स्थापित 12वें स्थान पर मौजूद ये आयताकार राज्य 483 और 345 किलोमीटर के आयामों में फैला है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस विशिष्ट आकार और जमीन के ऊपर का मौसम कैसा होता होगा। मौसम के आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि समुद्र तल से इस राज्य की औसत ऊंचाई 173 फीट है। लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि इस ऊंचाई को 53 मीटर के रूप में भी याद रखना होगा। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या सच में दोनों इकाइयों को याद रखना जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है, और सच कहूं तो ये परीक्षा का एक क्लासिक यूनिट ट्रैप है। यूनिट ट्रैप? हाँ, कई बार लोग सिर्फ 173 का अंक रट लेते हैं। वो सोचते हैं काम हो गया। परीक्षा में सवाल आता है और विकल्प होते हैं 173 मीटर, 173 फीट, 53 मीटर, 53 फीट। अरे बाप रे, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अब जिसने इकाई या यूनिट पर ध्यान नहीं दिया वो गलत जवाब देकर ही आएगा। अक्सर लोग 173 मीटर टिक कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 173 फीट और 53 मीटर का ये दोहरा पैमाना दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सही बात है। इसी तरह यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। ये आंकड़ा बहुत अहम है क्योंकि ये वहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए एक बेसलाइन का काम करता है। जलवायु से जुड़ा एक डैशबोर्ड हमारे 3D माइंड मैप में है, जिसने मुझे असल में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा हिस्सा? गया वाला? हाँ, इसमें दर्ज है कि सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान दोनों एक ही जिले में रिकॉर्ड किए जाते हैं, गया जिले में। मतलब ये कैसे संभव है? एक ही जगह भट्टी की तरह उबल भी रही है और बर्फ की तरह जम भी रही है। सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल, ये तो किसी रेगिस्तान के मौसम का प्रोफाइल लगता है। आपका ये सवाल बहुत ही तार्किक है। इसका उत्तर गया की स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी और उसकी महाद्वीपीय जलवायु में छिपा है। महाद्वीपीय जलवायु थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, गया समुद्र तट से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र का जो तापमान को संतुलित करने वाला प्रभाव होता है जो कोस्टल इलाकों में दिखता है, वो यहाँ काम नहीं करता। इसके अलावा गया का इलाका काफी चट्टानी है। अच्छा, तो पत्थरों का कुछ रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, पत्थर जितनी तेजी से ऊष्मा या गर्मी को सोखकर गर्म होते हैं, सूरज ढलने के बाद उतनी ही तेजी से ऊष्मा को छोड़कर ठंडे भी हो जाते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। यही वजह है कि गर्मियों में दिन के वक्त ये चट्टानें गया को भट्टी बना देती हैं, और सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो यही चट्टानें तापमान को शून्य के करीब खींच लाती हैं। ये वैज्ञानिक व्याख्या हर चीज को एकदम साफ कर देती है। अब तापमान से आगे बढ़कर अगर बारिश की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होती है और सबसे कम औरंगाबाद में। और इसके लिए भी एक बहुत मजेदार ट्रिक है। हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मेमोरी ट्रिक दी गई है। किशन भगवान ने औरंगाबाद को पानी कम दिया। ये सुनने में भले ही थोड़ी हल्की फुल्की लगे, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग सिरों को एक साथ याद रखने के लिए ये कमाल का तरीका है। अक्सर जो चीजें हमें थोड़ी मजाकिया या अनोखी लगती हैं, दिमाग उन्हें सबसे लंबे समय तक सहेज कर रखता है। किशन शब्द से किशनगंज, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, और औरंगाबाद, जहां न्यूनतम वर्षा होती है, एक ही वाक्य में जुड़ जाते हैं। और इसके पीछे का भौगोलिक कारण क्या है? वैसे इसके पीछे का असली कारण ये है कि किशनगंज हिमालय की तलहटी और मानसून की हवाओं के बहुत करीब है। वहां बादल सीधे टकराकर बरसते हैं, जबकि औरंगाबाद दक्षिण के पठारी और वृष्टि छाया मतलब रेन शेडो वाले प्रभाव वाले क्षेत्र में आ जाता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते बादलों में पानी कम हो जाता है। मौसम और बारिश से ही वहां के जंगल और पर्यावरण तय होते हैं। जब हम इस राज्य की पारिस्थितिक विरासत को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कैच सामने आता है। इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप पॉइंट छिपा है। वो क्या है? विकल्पों में अक्सर कैमूर या राजगीर का नाम डाल दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि वे भी मशहूर जंगल हैं, तो शायद वे भी नेशनल पार्क होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर वो क्या है? कैमूर और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है, यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। एक नेशनल पार्क के नियम और उसकी सुरक्षा का स्तर वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में कहीं अधिक सख्त होता है। मतलब वहां इंसान आसानी से नहीं जा सकते? बिल्कुल, वहां मानवीय गतिविधियों पर लगभग पूरी तरह रोक होती है। यह सर्वोच्च पारिस्थितिक दर्जा इस पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ
वाल्मीकि नगर को ही मिला हुआ है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब अगर जंगलों से निकलकर हम खेतों की तरफ आएं, तो इतनी बड़ी खेती बाड़ी को पानी देने का काम भी कोई छोटी मोटी नहर तो कर नहीं सकती। सही कहा, इसके लिए बड़ी परियोजनाएं चाहिए। स्रोत बताते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक है, लेकिन साथ ही एक अलर्ट भी है कि राज्य की पहली सिंचाई परियोजना सोन थी। हाँ, ये पहली बनाम सबसे बड़ी की जो लड़ाई है, ये परीक्षाओं का पसंदीदा हथियार है। दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। बहुत ज्यादा। सोन परियोजना ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की। लेकिन जब वर्तमान क्षमता और सबसे बड़े विस्तार की बात आती है, तो गंडक परियोजना का नाम सबसे ऊपर आता है। सवाल को ध्यान से पढ़ना ही इस जाल से बचने का एकमात्र तरीका है। तो एक बार फिर से डीप रिवीजन कर लेते हैं। ऊंचाई है 173 फीट या 53 मीटर। गया में चट्टानों की वजह से सबसे ज्यादा गर्मी और ठंड। बारिश सबसे ज्यादा किशनगंज में और सबसे कम औरंगाबाद में। और एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर। एकदम परफेक्ट समरी। अब तक हमने इस राज्य की जमीन, इसके मौसम, पर्यावरण और पानी की व्यवस्था को डिकोड कर लिया है। लेकिन इन सब चीजों का प्रबंधन कैसे होता है, नियम कौन बनाता है, यह हमें सीधा राजनीतिक सत्ता के गलियारों तक ले जाता है। और राजनीति के बिना तो इस राज्य की कहानी अधूरी है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि दिल्ली की संसद में इस राज्य की कितनी मजबूत आवाज है। ये राज्य राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर हम संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की बात करें, तो यहाँ से 40 सांसद चुनकर जाते हैं। 40 सीटें, और इन 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं। स्रोत में इनके नाम भी हैं: गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। इन 6 नामों को याद रखना भी अहम है। इसके बाद बात आती है ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की, जहां 16 सीटें हैं। हमारे पास मौजूद माइंड मैप में इस 16 के आंकड़े को याद रखने का एक गणितीय तरीका भी है। वो आधा करने वाला है ना? हाँ, 40 लोकसभा सीटों का आधा होता है 20, और उसमें से 4 कम कर दें तो बचता है 16। इस तरह के छोटे छोटे गणितीय समीकरण परीक्षा के तनाव में बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा जटिल यहाँ की राज्य विधायिका की संरचना है। राज्य विधायिका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये द्विसदनीय है, जिसे अंग्रेजी में बाइसेमरल कहते हैं। मतलब यहाँ कानून बनाने के लिए 2 अलग-अलग सदन हैं। बिल्कुल, विधानसभा और विधान परिषद। भारत के ज्यादातर राज्यों में केवल एक सदन होता है, लेकिन यहाँ 2 है। ये सच में एक सोचने वाला बिंदु है। मैं इसे एक विशाल समुद्री जहाज के कंट्रोल रूम की तरह देखता हूँ। इस जहाज को चलाने के लिए हर बटन और हर स्क्रीन की अपनी जगह है। एनालॉजी बहुत अच्छी है। विधानसभा, जिसमें विधायक यानी एमएलए बैठते हैं, वहां 243 सीटें हैं। ये वो मेन इंजन है जो राज्य को आगे बढ़ाता है। इन 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और वो 2 एसटी सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी। ये 2 एसटी सीटें बहुत बार पूछी जाती हैं। वही दूसरी तरफ विधान परिषद यानी एमएलसी है, जिसमें 75 सीटें हैं। उस कंट्रोल रूम वाली एनालॉजी को अगर आगे बढ़ाएं, तो विधानसभा वो जगह है जहां तुरंत फैसले लिए जाते हैं। लेकिन विधान परिषद एक तरह का सेफ्टी वॉल्व या चेक एंड बैलेंस का काम करती है। सेफ्टी वॉल्व कैसे? इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न पास हो जाए, उस पर अनुभवी लोगों द्वारा विचार विमर्श हो। और जहां तक नंबरों को याद रखने का सवाल है, ध्यान दें कि विधान परिषद की 75 सीटें विधानसभा की 243 सीटों के लगभग 1/3 के बराबर हैं। अरे हाँ, 75 को 3 से गुणा करें तो 225 होता है, जो 243 के करीब है। बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि संवैधानिक डिजाइन का हिस्सा है। नियम ही यही है कि विधान परिषद की सीटें विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो नीतियां इस कंट्रोल रूम में बन गई। सेफ्टी वॉल्व ने उन्हें चेक भी कर लिया। लेकिन ये नीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं, उस किसान या आम नागरिक तक कैसे पहुंचती हैं जो इन 94,000 वर्ग किलोमीटर में कहीं रहता है? इसके लिए हमें प्रशासनिक ढांचे की उस भूल भुलैया में उतरना होगा जो असली ग्राउंड लेवल पर काम करती है। हाँ, प्रशासन का ढांचा। प्रशासन ऊपर से नीचे की तरफ एक पिरामिड की तरह काम करता है। मैक्रो स्तर पर पूरे राज्य को 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। इन प्रमंडलों के अंदर 38 जिले आते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे नवीनतम यानी 38वां जिला अरवल है, जिसे बाद में बनाया गया था। सही पॉइंट पकड़ा आपने। लेकिन असली शासन तो जिलाधिकारी के कार्यालय से भी नीचे काम करता है, प्रखंड और पंचायतों के स्तर पर, है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट आंकड़ा है
534 प्रखंड जिन्हें हम ब्लॉक कहते हैं और 8,057 पंचायतें। 8,057, ये नंबर तो एकदम रट लेना चाहिए। हाँ, और इस 8,057 के आंकड़े पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई पुराना या अनुमानित नंबर नहीं है। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-25 का बिल्कुल नवीनतम और प्रमाणिक डेटा है। मतलब इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। एकदम नहीं। कई पुरानी किताबों में पंचायतों की संख्या अलग अलग दी होती है, जिससे छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन शासन के मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार 8,057 ही वो पत्थर की लकीर है जिसे अंतिम मानना है। ये जमीनी हकीकत का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे 8,000 से ज्यादा पंचायतें सत्ता को हर गांव तक ले जाती हैं। लेकिन अगर हम गांवों से निकलकर शहरी व्यवस्था की तरफ आएं, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग तरीके से चलता है। राज्य में 19 नगर निगम है। 19वां और सबसे नया नगर निगम सहरसा बना है, जो कि करंट अफेयर्स का एक सीधा और महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, लेकिन स्रोत में यहाँ भी एक बहुत बड़े ट्रैप पॉइंट की तरफ इशारा किया गया है। अच्छा, वो क्या है? वो ट्रैप पॉइंट है शहरी निकायों के अलग अलग प्रकारों को आपस में मिला देना। मतलब नगर निगम, नगर परिषद, इन सब में बिल्कुल। नगर निगम बड़े शहरों के लिए होता है जो 19 है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों के लिए नगर परिषद होते हैं जो 88 हैं, और नगर पंचायतें होती हैं जो 154 हैं। तो लोग इसमें कंफ्यूज कैसे होते हैं? परीक्षा में सवाल नगर परिषद की संख्या का आता है और छात्र जल्दबाजी में नगर निगम का आंकड़ा यानी 19 चुन लेते हैं। इन तीनों निकायों को इनकी जनसंख्या और आय के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, इसलिए इनके नंबरों को एक साथ मिलाना बहुत बड़ी गलती होगी। तो 19 बड़े शहर, 88 छोटे शहर और 154 कस्बे, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम शायद इस पूरे डेटा के सबसे ज्यादा सिर चकरा देने वाले हिस्से पर आ पहुंचे हैं। 8 अपवादों का मैट्रिक्स। हाँ, दी 8 एनोमलीज। ये वो 8 जिले हैं जिनका प्रशासनिक मुख्यालय उस शहर के नाम पर नहीं है जिस नाम से जिला जाना जाता है। उदाहरण के लिए पूरे नक्शे पर सारण नाम का कोई शहर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जिले का मुख्यालय छपरा में है। मतलब ये कितनी अजीब बात है। यह प्रशासनिक इतिहास की एक बहुत ही अनोखी विडंबना है। ब्रिटिश काल से या उसके बाद भी प्रशासनिक सहूलियत के लिए कई जिलों के नाम उनके ऐतिहासिक क्षेत्रों के नाम पर रखे गए, लेकिन उनके कामकाज का केंद्र किसी और प्रमुख शहर को बना दिया गया। मुझे ये बिल्कुल उस स्थिति की तरह लगता है जहां किसी व्यक्ति का आधिकारिक कागजों में नाम कुछ और हो, लेकिन आस पड़ोस के लोग उसे किसी और निकनेम से बुलाते हों। ये निकनेम वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे पश्चिमी चंपारण का घर का नाम बेतिया हो गया, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, कैमूर का भभुआ, भोजपुर का आरा, रोहतास का सासाराम, नालंदा का बिहार शरीफ और वैशाली का हाजीपुर। और परीक्षाओं में जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं, उनमें ये निकनेम वाला खेल बहुत भारी पड़ सकता है। खासकर भोजपुर का आरा और रोहतास का सासाराम अक्सर लोगों को फंसाते हैं। सच में। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने 1912 के ऐतिहासिक जन्म से शुरुआत की। हाँ, मूल स्थापना। फिर हमने 483 और 345 किलोमीटर वाले एक विशाल आयताकार नक्शे को समझा। हमने देखा कि कैसे गया की चट्टानें मौसम को चरमसीनों पर ले जाती हैं और कैसे सिर्फ एक वाल्मीकि नगर ही नेशनल पार्क का दर्जा रखता है। और हमने गंडक और सोन का अंतर भी देखा। बिल्कुल। फिर हम सत्ता के उस कंट्रोल रूम में गए जहां 243 विधायक और 75 विधान पार्षद नीतियां बनाते हैं, और अंततः हमने देखा कि वे नीतियां 9 प्रमंडलों और 38 जिलों से छनकर 8,057 पंचायतों तक कैसे पहुंचती हैं। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात जो गहराई से समझ आती है वो ये है कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए याद किए जाने वाले नीरस नंबर नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये नंबर एक विशाल राज्य को चलाने की इंजीनियरिंग का जीता जागता ब्लूप्रिंट है। ये उस पूरे व्यवस्था का गणित है जो करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। जब इन आंकड़ों को इस तरह आपस में जोड़कर देखा जाता है तो शासन की पूरी मशीनरी पारदर्शी हो जाती है। बहुत सही कहा आपने। तो चलिए उस ऐतिहासिक नींव से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चलिए। जब भी हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करते हैं तो सीधे दिमाग में पश्चिमी देशों का ख्याल आता है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट साफ तौर पर वैशाली के वज्जी संघ को दुनिया का पहला गणराज्य मानता है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम उस दौर की बात करें जब पूरी दुनिया में एक छत्र राजशाही थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, उस समय वैशाली में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। वहां एक प्रॉपर सभा होती थी, सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। और यही वो बात है जो वैशाली को इतना खास बनाती है। वज्जी संघ में अष्टकुल यानी 8 कुलों का समूह था।
इसे हम आज के आधुनिक लोकतंत्र का एक बहुत ही परिष्कृत प्रोटोटाइप कह सकते हैं। अच्छा, एक प्रोटोटाइप की तरह। हाँ, वहाँ मतदान के लिए शलाका यानी लकड़ी की पर्चियों का इस्तेमाल होता था। फैसले बाकायदा बहुमत से होते थे। अरे वाह, मतलब वोटिंग के लिए पर्चियां। बिल्कुल। आज की जो आधुनिक संसद की परिकल्पना है, जहाँ जनप्रतिनिधि बहस करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसकी कार्यप्रणाली का डिजाइन हजारों साल पहले वैशाली में जमीन पर उतारा जा चुका था। ये तो बहुत बड़ा संस्थागत इनोवेशन था। मतलब हम वैशाली को आधुनिक लोकतंत्र का एक बीटा वर्जन मान सकते हैं ना, जहां पहली बार वोटिंग की टेस्टिंग हुई। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं, शिक्षा को भी देखिए। हाँ, रुको, अगर वहां दुनिया का पहला गणराज्य था और साथ ही नालंदा जैसा दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था, तो इसका मतलब है कि ये क्षेत्र प्राचीन दुनिया का सिलिकॉन वैली था। बिल्कुल, उनके पास गवर्नेंस का भी इनोवेशन था और टैलेंट का भी। नालंदा की कार्यप्रणाली को ही ले लीजिए, वो सिर्फ एक नॉर्मल हॉस्टल नहीं था। तो कैसा था? वहां प्रवेश पाना इतना कठिन था कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जो द्वारपाल खड़े होते थे, वही पहले दौर का इंटरव्यू या वाइवा ले लेते थे। द्वारपाल इंटरव्यू लेते थे? हाँ, वो द्वारपाल इतने बड़े विद्वान होते थे कि अगर कोई छात्र उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसे अंदर जाने की अनुमति ही नहीं मिलती थी। वहां दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि दर्शन, तर्कशास्त्र और विज्ञान पर गहन वाद विवाद करते थे। ओहो, और शायद इसी बौद्धिक माहौल का ही नतीजा था कि हमें आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ मिले जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया। एकदम सही। इसी ब्लूप्रिंट में एक और दिलचस्प तथ्य है। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो मुंगेर में स्थापित हुआ। मतलब आमतौर पर हम योग को हिमालय की गुफाओं या फिर ऋषिकेश से ही जोड़ते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा असल में योग को एक आधुनिक, वैज्ञानिक और संस्थागत रूप देने के लिए जाना जाता है। अच्छा, संस्थागत रूप। हाँ, ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं था, बल्कि आम जीवन में योग के व्यवहारिक उपयोग पर शोध करने वाला पहला बड़ा केंद्र बना। समझ गया। अब अगर हम इस प्राचीन इनोवेशन से थोड़ा आगे बढ़ें और आधुनिक भारत के निर्माण की बात करें, तो वहां भी संस्थागत निर्माण में इस राज्य की भूमिका प्रथम ही रही है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं से थे। बिल्कुल। लेकिन संविधान सभा के गठन के समय एक बहुत ही तकनीकी स्थिति पैदा हुई थी, जिसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। हाँ, मैंने भी देखा है जहां अक्सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के बीच बहुत कंफ्यूजन होता है। एग्जैक्टली। होता क्या है कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो सभा को संचालित करने के लिए तुरंत एक अध्यक्ष की जरूरत थी। सही बात है, कोई तो चाहिए लीड करने के लिए। तो तब फ्रांस की तर्ज पर सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओहो, मतलब वो टेम्पररी थे। हाँ, ये एक प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल कदम था। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बाकायदा चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, तो ये फर्क है। बिल्कुल। जब हम प्रशासनिक नजरिए से देखते हैं, तो ये अस्थायी और स्थायी का जो अंतर है, वो महज एक शब्द का फेर नहीं है, बल्कि एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और एग्जाम में यही ट्रैप पॉइंट बनता है। ये बहुत बढ़िया क्लैरिटी दी आपने। और आजादी की लड़ाई की बात करें तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह इस ब्लूप्रिंट में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी है। 1917 1917 चंपारण की बात। हाँ, ये मेमोरी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस ट्रिक से परे जाकर थोड़ा सोचें तो आजादी के आंदोलन में चंपारण का असली मैकेनिज्म क्या था? मतलब गांधी जी तो उससे पहले भी अफ्रीका में काम कर ही चुके थे। देखिए, चंपारण का मैकेनिज्म दरअसल पिटिशन पॉलिटिक्स से मास मूवमेंट की तरफ का एक बड़ा शिफ्ट था। पिटिशन पॉलिटिक्स। हाँ, उससे पहले आजादी की लड़ाई ज्यादातर पढ़े लिखे वकीलों और नेताओं तक सीमित थी, जो अंग्रेजों को बस चिट्ठियां लिखते थे। अच्छा, तो चंपारण में क्या बदला? चंपारण में गांधी जी ने पहली बार जमीनी स्तर के किसानों, जो नील की खेती के तिनकठिया सिस्टम से त्रस्त थे, उनके दर्द को एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बना दिया। वाह। उन्होंने बकायदा डेटा इकट्ठा किया, सर्वे किया, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही वैज्ञानिक तरीका था। चंपारण ने ही एक साधारण बैरिस्टर मोहनदास को वो महात्मा बनाया जो सीधे भारत की आत्मा से जुड़ गया। तो एक तरफ हमारे पास ये शानदार ऐतिहासिक विरासत है, वैशाली का लोकतंत्र, नालंदा का ज्ञान और चंपारण का मास मूवमेंट। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला गणराज्य वैशाली, पहली यूनिवर्सिटी नालंदा, योग के लिए मुंगेर और संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा जी और स्थायी प्रसाद जी। बिल्कुल परफेक्ट रिकैप।
लेकिन इतिहास का ये जो इंजन है ना, अब ये एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ रहा है और यहीं पर इस ब्लूप्रिंट का सबसे हैरान करने वाला डेटा सामने आता है। स्रोत के अनुसार राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वृद्धि दर है वो 10.6% है। ये तो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। हाँ, ये 10.6% का आंकड़ा ये बताता है कि राज्य की सीमा के भीतर जो भी उत्पादन और सेवाएं हो रही हैं, उनका आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन रुको, यहीं पर मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब 10.6% की ग्रोथ सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन जब हम इसी ब्लूप्रिंट में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार ये वर्तमान मूल्य पर महज 59,637 रुपए है और स्थिर मूल्य पर तो सिर्फ 35,119 रुपए है। हाँ, ये अंतर तो है। ये बहुत बड़ा अंतर है। मतलब इतनी तेज ग्रोथ रेट होने के बावजूद जमीनी स्तर पर आय इतनी कम क्यों है? मैं बताती हूँ। ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही क्लासिक बेस इफेक्ट और डेमोग्राफिक डिविजर का मामला है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी आय 100 रुपए है और वो बढ़कर 120 रुपए हो जाती है तो ग्रोथ रेट 20% दिखेगी। हाँ, सीधा 20%। लेकिन अगर किसी की आय 10,000 रुपए है और वो 10,500 हो जाती है तो ग्रोथ सिर्फ 5% ही है। अच्छा, मतलब बेस छोटा था। एग्जैक्टली। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण यहाँ का बेस छोटा था, इसलिए जब अब बुनियादी ढांचे में निवेश हो रहा है तो प्रतिशत के रूप में ग्रोथ बहुत बड़ी दिखती है। समझ गया। और दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए पूरी जीएसडीपी को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। हाँ, मैथ का बेसिक रूल। क्योंकि यहाँ जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाली आय का जो आंकड़ा है वो खुद ब खुद छोटा हो जाता है। ओ, अब समझ आया। और ये जो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य का अंतर है, हम जानते हैं कि वर्तमान मूल्य में आज की महंगाई जुड़ी होती है। बिल्कुल सही। लेकिन स्थिर मूल्य असली तस्वीर दिखाता है क्योंकि वो एक पुराने बेस ईयर से तुलना करता है। मतलब अगर हम महंगाई के प्रभाव को हटा दें तो एक इंसान की असली क्रय शक्ति 35,000 के आसपास ही है। एकदम सही पकड़ा आपने। और अर्थव्यवस्था के बाद जब हम राज्य की मूल पहचान पर आते हैं तो वहां भी हमें प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के बीच का एक गजब का संतुलन दिखता है। वो कैसे? जैसे राज्य की आधिकारिक पहचान को ही लें। राजकीय प्रार्थना है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, और राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठार। और भाषा की बात करें तो पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू। यार, ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। क्यों? मतलब जब भी इस राज्य का नाम आता है तो दिमाग में तुरंत भोजपुरी, मगही या मैथिली की मिठास घुल जाती है। ये भाषाएं करोड़ों लोग बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव है। फिर आधिकारिक कामकाज के लिए हिंदी और उर्दू ही क्यों? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसके पीछे का मैकेनिज्म दरअसल प्रशासनिक एकीकरण है। प्रशासनिक एकीकरण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन? हाँ, आधिकारिक या ऑफिशियल भाषा वो होती है जिसमें सरकार के राजपत्र छपते हैं, अदालतों में सुनवाई होती है और सरकारी पत्राचार होता है। अच्छा। भोजपुरी, मगही और मैथिली सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजादी के बाद पूरे राज्य के प्रशासन को एक सूत्र में बांधने के लिए और एक व्यापक मानकीकृत संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को चुना गया। तो फिर उर्दू को दूसरी भाषा क्यों बनाया गया? उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा इसलिए मिला ताकि एक बहुत बड़े भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल किया जा सके। ये परीक्षा में अक्सर एक ट्रैप पॉइंट के रूप में पूछा जाता है। समझ गया। ये तो पूरी तरह से सांस्कृतिक पहचान बनाम संवैधानिक व्यवहारिकता का मामला है। बिल्कुल। अच्छा, पहचान से ही जुड़ा एक और तथ्य है 5 अक्टूबर का दिन, जिसे डॉल्फिन दिवस घोषित किया गया है। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। गंगा डॉल्फिन या जिसे सुईज भी कहते हैं, वो पानी की शुद्धता का सबसे बड़ा प्राकृतिक बैरोमीटर है। बैरोमीटर कैसे? क्योंकि डॉल्फिन सिर्फ ताजे और बिल्कुल साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। अगर पानी प्रदूषित होगा तो वो वहां नहीं मिलेगी। ओहो, मतलब अगर डॉल्फिन है तो पानी साफ है। एग्जैक्टली। इसलिए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करना और इसके लिए एक विशेष दिन मनाना दरअसल पूरे गंगा बेसिन के इकोलॉजिकल स्वास्थ्य को बचाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। क्या बात है। तो अब तक हमने ऐतिहासिक जड़ों को देखा, फिर 10.6% की ग्रोथ वाले आर्थिक इंजन और राज्य की पहचान को भी समझा। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है कि हम इन बातों को तेजी से समेट लें, एक डीप रिवीजन हो जाए। हाँ बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक लाइन में पिरोएं तो इतिहास में डॉक्टर सिन्हा की भूमिका एक प्रोसीजरल शुरुआत थी, यानी अस्थायी, जबकि डॉक्टर प्रसाद ने उसे स्थायी आकार दिया। सही बात।
अर्थव्यवस्था में 10.6% की जो तेज रफ्तार है वो एक छोटे बेस के कारण है और प्रति व्यक्ति आय का स्थिर मूल्य जो 35,119 है वो हमें महंगाई से मुक्त असली तस्वीर दिखाता है। और प्रशासनिक स्तर पर? प्रशासनिक स्तर पर राजभाषा का चुनाव भावनाओं से नहीं बल्कि गवर्नेंस की सुविधा यानी हिंदी और उर्दू से तय हुआ है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इस आर्थिक और प्रशासनिक इंजन को चलाने के लिए सबसे जरूरी ईंधन होता है इंसान। तो अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से यानी जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक हीट मैप की तरफ चलते हैं। ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। हाँ, यहाँ डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी लगभग 10.41 करोड़ है, जो पूरे देश का 8.60% है और ये राज्य आबादी में तीसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल। लेकिन रुको, हाल ही की जो 2022-30 की जाति आधारित गणना आई है वो आबादी को 13 करोड़ के पार दिखाती है। ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और यही डेटा को पढ़ने का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर जो लोग सुन रहे हैं वो इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो उन्हें सोर्स के साल पर बहुत ध्यान देना होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना होगा। हाँ, 10.41 करोड़ एक राष्ट्रीय जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा है जो 2011 का है, जबकि 13 करोड़ का जो आंकड़ा है वो हालिया राज्य स्तरीय सर्वेक्षण का है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस संदर्भ अलग है। समझ गया। और इसी आबादी के अंदर हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 25.1% रही, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन पूरे राज्य में ये एक जैसी नहीं थी। मधेपुरा में आबादी सबसे तेजी से बढ़ी 31.1% और गोपालगंज में ये वृद्धि दर सबसे कम थी, सिर्फ 19%। इसके लिए एक ट्रिक है ना? हाँ, मधेपुरा तेज दौड़ा, गोपालगंज रुक गया। लेकिन अब सवाल यह है कि मधेपुरा और गोपालगंज में ऐसा क्या अलग हो रहा था? इसके पीछे सीधा सोशियो इकोनॉमिक कारण है। जनसांख्यिकी में हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर अक्सर साक्षरता और पलायन यानी माइग्रेशन से जुड़ी होती है। अच्छा, माइग्रेशन का भी रोल है? बहुत बड़ा रोल है। गोपालगंज जैसे जिलों में ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के प्रति जागरूकता बेहतर रही है और वहां से खाड़ी देशों या अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। आउट माइग्रेशन। बिल्कुल। जब पुरुष काम के लिए बाहर जाते हैं और महिलाएं पीछे रह जाती हैं तो जनदर पर सीधा असर पड़ता है, वो कम हो जाती है। और मधेपुरा में? वहीं मधेपुरा जैसे कोसी बेल्ट के क्षेत्रों में जो अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, वहां साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है, जिसके कारण वहां प्रजनन दर उच्च बनी रही। और शायद यही माइग्रेशन वाला फैक्टर गोपालगंज के लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो को भी समझाता है। बिल्कुल समझाता है। ब्लूप्रिंट कहता है कि राज्य का औसत लिंगानुपात 918 है, लेकिन गोपालगंज में ये 1021 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं, जबकि मुंगेर सबसे नीचे है महज 876 के साथ। तो ये गोपालगंज में अचानक लड़कियां ज्यादा कैसे हो गईं? देखिए, गोपालगंज का 1021 का आंकड़ा प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या का अचानक बढ़ जाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये फेमिनाइजेशन ऑफ डेमोग्राफी है जो पुरुष पलायन के कारण दिख रहा है। ओहो, मतलब पुरुष बाहर काम करने गए हैं इसलिए जिले में महिलाओं का अनुपात ज्यादा दर्ज हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक बहुत ही आशाजनक आंकड़ा शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो का भी है। हाँ, मैंने पढ़ा, वो 935 है। मतलब सामान्य लिंगानुपात जो 918 था उससे काफी बेहतर। और ये 935 का आंकड़ा जमीनी हकीकत में आ रहे असली बदलाव का सबूत है। वो कैसे? शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का होता है वो ये बताता है कि आज के समाज में कितने लड़के और लड़कियां जन्म ले रहे हैं और जीवित बच रहे हैं। अच्छा, मतलब ये करंट ट्रेंड है। हाँ, इसका सामान्य लिंगानुपात से ज्यादा होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगी है और समाज में बेटियों को लेकर स्वीकार्यता बढ़ रही है। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक इंडिकेटर है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है समाज में। अच्छा, जनसांख्यिकी का एक और बहुत अहम पहलू है जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ ये राज्य पूरे भारत में सबसे घनी आबादी वाला है। भारत में प्रथम। हाँ, शिवहर जिले में ये डेंसिटी सबसे ज्यादा है और कैमूर में सबसे कम। मतलब मैं इसे ऐसे देखता हूं कि शिवहर की स्थिति मुंबई की उस खचाखच भरी लोकल ट्रेन जैसी है जहां पैर रखने की जगह नहीं है, जबकि कैमूर
एक खाली डिब्बे जैसा है जहां बहुत जगह है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। शिवहर का जनघनत्व ज्यादा होने का कारण उसका बहुत छोटा भौगोलिक आकार है और उसका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर होना है। मतलब वहां शहर नहीं है ज्यादा? नहीं, वहाँ शहरीकरण कम है, लेकिन उपजाऊ जमीन के कारण उस छोटे से हिस्से में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। और कैमूर? दूसरी तरफ कैमूर है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी और वनाच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर वाला है। वहां बसावट के लिए जमीनी कम है, इसलिए वहां जनघनत्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। लॉजिकल है। और शिक्षा के मोर्चे पर अगर देखें तो जो 61.8% की कुल साक्षरता दर है, उसमें रोहतास जिला एक स्पष्ट लीडर बनकर उभरता है। रोहतास का प्रदर्शन बहुत शानदार है। बिल्कुल। कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता जो 71.2% है और महिला साक्षरता जो 51.5% है, तीनों में रोहतास नंबर 1 है, जबकि पूर्णिया सबसे निचले पायदान पर है। देखिए, रोहतास का ये प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से वहां मौजूद कृषि संपन्नता और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से थोड़ा स्थिर होता है ना, वहां शिक्षा पर निवेश पहले शुरू हो जाता है। तो ये पूरा डेमोग्राफिक हीट मैप हमें ये बताता है कि विकास की नीतियां पूरे राज्य के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। मधेपुरा को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की जरूरत है, पूर्णिया को स्कूलों की, और रोहतास के मॉडल को बाकी जगह लागू करने की जरूरत है। सही कहा आपने। अब इस पूरी आबादी को संभालने वाले बुनियादी ढांचे और भूगोल की बात करते हैं। जब जंगलों की बात आती है तो सबको लगता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क ही सबसे बड़ा होगा। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, एक बड़ा ट्रैप है। ट्रैप कैसे? क्योंकि वाल्मीकि एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है तो नाम ज्यादा सुना होता है, लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से क्षेत्रफल की बात करें तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ये विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है और यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। इसी तरह का एक और भ्रम एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। एयरपोर्ट्स के बारे में? हाँ। राज्य की राजधानी पटना है, तो कोई भी यही सोचेगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहीं बना होगा, लेकिन ब्लूप्रिंट कहता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया है। इसके पीछे पूरी तरह से रिलीजियस कूटनीति और वैश्विक पर्यटन का अर्थशास्त्र है। रिलीजियस कूटनीति मतलब धर्म के आधार पर? हाँ, बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। जापान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों की सरकारें और वहां के नागरिक सीधा बोधगया आना चाहते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टूरिस्ट। बिल्कुल। पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर उन्हें वहां से सड़क मार्ग से भेजने की जगह कूटनीतिक और लॉजिस्टिक नजरिया ये कहता था कि बोधगया को ही सीधे वैश्विक एयर स्पेस से जोड़ दिया जाए। ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। अच्छा, भूगोल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इस पूरे राज्य को चलाने वाले प्रशासनिक ढांचे को देखना भी बहुत दिलचस्प है। एक मेगा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए। 1 अप्रैल 1912 को स्थापित ये राज्य क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है। पूरे तंत्र को चलाने के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। इसे हम किसी विशाल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो कैसे? जहां प्रमंडल यानी डिवीजन उस कंपनी के जोनल ऑफिस हैं जो कई जिलों को मॉनिटर करते हैं, और 38 जिले उसके ब्रांच ऑफिस हैं जो सीधे जनता यानी ग्राहकों को सर्विस डिलीवर करते हैं। बेहतरीन एनालॉजी। और इस कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं विधायिका में। बिल्कुल। ये एक द्विसदनीय व्यवस्था है जहां विधानसभा में 243 सदस्य हैं और विधान परिषद में 75। लेकिन इसका राष्ट्रीय प्रभाव इस बात से तय होता है कि ये राज्य लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में 40 सीटों का ब्लॉक किसी भी केंद्र सरकार के बनने या गिरने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिर में यहाँ के भूगोल और मौसम के मिजाज पर एक नजर डालते हैं। गया सबसे गर्म जिला है, लेकिन बारिश का पैटर्न बहुत अनोखा है। सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होती है, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम। ये कैसे होता है? ये पूरी तरह से मानसूनी हवाओं के रास्ते का खेल है। अच्छा। हाँ, किशनगंज राज्य के एकदम उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाएं उठती हैं और हिमालय से टकराने के लिए बढ़ती हैं, तो सबसे पहले वो किशनगंज के इलाके में बरसती हैं। ओके, तो सारा पानी पहले वहीं गिर जाता है। हाँ, और जैसे जैसे ये हवाएं राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों जैसे औरंगाबाद की तरफ बढ़ती हैं, उनका पानी खत्म होने लगता है और नमी कम हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ का भूगोल तय करता है, भूगोल यहाँ की डेमोग्राफी तय करता है, और डेमोग्राफी इस राज्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रही है। अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आइए उन सारे धागों को एक साथ जोड़ लें। बिल्कुल। एक बार फिर से देखें,
1912 में स्थापित इस राज्य के पास 40 लोकसभा सीटों की भारी राजनीतिक ताकत है। हाँ, ये कैमूर जैसे बड़े वनाच्छादित क्षेत्रों से लेकर किशनगंज की भारी बारिश और गया की तपती गर्मी तक का एक पूरा भौगोलिक स्पेक्ट्रम समेटे हुए है। और आबादी में जनसंख्या के मामले में मधेपुरा का तेज विस्तार और गोपालगंज का संतुलन हमें एक बहुत ही जटिल लेकिन जीवन समाज की तस्वीर दिखाता है। और इन सब के बीच शिक्षा और तकनीक के नए केंद्र जैसे पटना का IIT और गया का IIM भविष्य की नई वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। ये मास्टर ब्लूप्रिंट दरअसल हमें जो कहानी बता रहा है वो सिर्फ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों की नहीं है। ब्लूप्रिंट के आखिर में जो लाइन लिखी है, आज का दर्द कल की ताकत है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो महज एक फिल्मी डायलॉग नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इस राज्य की उस जिजीविषा को दिखाता है जिसने वैशाली में दुनिया का पहला लोकतंत्र खड़ा किया था। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जब हम 10.6% की ग्रोथ रेट या 935 के सुधरते शिशु लिंगानुपात को देखते हैं तो हम सिर्फ कागज पर आंकड़े नहीं देख रहे होते। हम दरअसल एक ऐसे राज्य के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को लाइव देख रहे हैं जो अपने ऐतिहासिक गौरव से ऊर्जा लेकर भविष्य का द्वार बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उनके लिए ये महज कुछ नए तथ्य जानने का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगली बार जब हमारे श्रोता किसी राज्य की विकास दर के आंकड़े पढ़ें या किसी शहर के जनघनत्व की बात सुनें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या हम सिर्फ कागज पर लिखे नंबर देख रहे हैं या उन नंबर्स के पीछे काम कर रहे उस विशाल मैकेनिज्म को समझ पा रहे हैं जो इंसानों की जिंदगियां बदल रहा है। ये बहुत ही गहरा विचार है। क्या आप अपने आसपास हो रहे बदलावों की असली वजहों को देख पा रहे हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पन्नों को पलटते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।